उमर अब्दुल्ला साहब, खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। मेरा पहला सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली थी डोडा में, तो सबसे पहले उन्होंने आपको निशाना बनाया, कहा कि खानदानी राज जो है उसको, उसकी वजह से कश्मीरियों ने बहुत सफ़र किया। उस पर आपका रिएक्शन? बदकिस्मती से वज़ीर आज़म साहब के पास पिछले 5-6 साल की हुकूमत का कुछ लोगों को बेचने के लिए है नहीं, इसलिए पुरानी बातों को बार बार दोहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक लगभग जो भी आप यहाँ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं या जो कामयाब तरीन चीज़ें चल रही हैं वो पिछली हुकूमतों के हवाले से हैं। पिछले 5-6 साल में नया हमें कुछ देखने को नहीं मिला और इसलिए वज़ीर आज़म साहब नया कुछ नहीं गिन सके, नहीं तो उनको ये पुरानी बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखें हर इलेक्शन में ख़ासकर 2014 के बाद इन चीज़ों के अलावा वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया है। ये वही पुरानी बात है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का भी नाम ले लिया और कहा कि अगर ये मैनिफेस्टो चलेगा तो उससे फिर से स्कूल जलेंगे, पत्थरबाजी फिर से शुरू होगी और यहाँ के हालात फिर से ख़राब होंगे। कैसे ना, ये अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये तकरीर उस दिन की जबकि किश्तवाड़ में मिलिटेंट के एनकाउंटर में 2 बहादुर फौजी जो हैं वो अपनी जान खो गए। हमने हालात ख़राब नहीं किए। वज़ीर आज़म साहब को जम्मू के हालात का थोड़ा सा जिक्र करना चाहिए था। शायद ही कोई ऐसा ज़िला है जहां पिछले 2-3 सालों में हमने मिलिटेंसी नहीं देखी, और ये वो इलाका है जो मेरी हुकूमत में बिल्कुल मिलिटेंसी से हमने आज़ाद किया हुआ था। जम्मू में कोई हमले नहीं हो रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंसी आखिरी सांसें गिन रही है। हाँ, वो तो किश्तवाड़ ने देखा। आज नॉर्थ कश्मीर में भी एनकाउंटर चल रहा है। ये रोज़ एनकाउंटर होते हैं और फिर हमें सुनाया जाता है कि ये आखिरी सांसें हैं। ये हम जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी से भी अक्सर यही बातें सुनते हैं। जब कभी हमला होता है वो कहता है ना, अब ये बस मिलिटेंसी के आखिरी दौर, ये मिलिटेंसी का आखिरी दौर है, लेकिन वो आखिरी दौर पिछले 5-6 साल से ख़त्म ही नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से खिताब करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने 2014 के बाद कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में एक नई लीडरशिप कायम हो। उन्होंने डीडीसी, बीडीसी, बाकी इलेक्शंस का भी जिक्र किया। तो क्या है ये लीडरशिप, वो लीडरशिप कहाँ है ये लीडरशिप? अब देखें, असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, देखते हैं कहाँ है ये नई लीडरशिप जो वज़ीर आज़म साहब ने पैदा की है यहाँ पे। अपनी पार्टी का हाल तो हमने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान देखा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हमने हाल देखा, कई सारी और पार्टियों का हमने जो ट्रेडिशनल जो नई लीडरशिप उभर के आई है उनका हाल हमने देखा। वज़ीर आज़म साहब की ये जो नई फसल है उनमें से कई सारे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे अब इलेक्शन लड़ रहे हैं श्रीनगर में, देहात के इलाकों में। देखते हैं क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है। कैंपेनिंग जारी है और आप भी कैंपेनिंग के दौरान, खासतौर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो लोगों से ये कहते हैं कि हर सूरत में वो दफ़ा 370 वापस लाएंगे। किस तरीके से ये दफ़ा 370 वापस आ सकता है? हम लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि इस असेंबली के ज़रिए होगा, ना हम लोगों से ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत के दौरान होगा, क्योंकि ये उम्मीद करना कि जिन्होंने हमसे ये लिया है वो हमें ये वापस लौटा देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। ये लोगों के साथ धोखा होता है। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि शायद इसमें हमें 100 साल क्यों ना लगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ेंगे नहीं। मतलब ये कि जिस चीज़ को बीजेपी को 30-35 साल लगे हासिल करने में, वो रातों रात हम वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन हमने अपनी ये लड़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, ये हमारा कहने का मतलब है। क्या उमर साहब, आपको नहीं लगता है कि अब सियासी लड़ाई नहीं रही, बल्कि कोर्ट ने जो है फैसला 370 के हटाए देने के हक में दिया? कोर्ट का जो थप्पा लगा, क्या आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट बन गया? ये रिफत साहब, इससे पहले कोर्ट का थप्पा नहीं लगा था क्या? कोर्ट ने 3 बार 370 के हक में पाया। उस वक्त क्यों फिर आपके चैनलों ने ये नहीं कहा कि ये कोर्ट का थप्पा लग गया, आप ये क्या बात कर रहे हो? आज आपके चैनलों को कोर्ट का थप्पा नज़र आता है क्योंकि बीजेपी को कोर्ट का थप्पा नज़र आता है, लेकिन बीजेपी को ये कोर्ट का थप्पा तब नज़र नहीं आया जब 3 जज बेंच ने 370 के हक में पाया। आज 5 जज बेंच ने 370 के खिलाफ पाया। क्या आप ये दावे से कह सकते हो कि कल को मुल्क में ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे जिसमें कोई 7 जज का बेंच ना बैठे जो दोबारा से 370 पे गौर ना करे? मैं तो ये दावे से नहीं कह सकता हूँ। मुमकिन है कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे जबकि ये
मुद्दा जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा और वहाँ 7 जज होंगे, पूरा बेंच बैठेगा। क्या आप ये दावे से कह सकते हो कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे? जब 5 जजों ने 3 जजों का फैसला बदल दिया है, मैं ये उम्मीद रख सकता हूं कि कल 7 जज जो हैं 5 जज का बेंच का फैसला बदल देंगे। लेकिन जिस तरीके से ये 370 या 35 से हटाया गया, सिचुएशन ऐसी बनी कि पहले गवर्नर्स रूल लग गया, जिसके लिए उन्होंने फिर ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया। उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में उतनी मेजॉरिटी, लोगों की मंजूरी नहीं थी ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों की मंजूरी होगी, आपको गवर्नर रूल की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब बीजेपी ने पहले ही, जब बीजेपी वजूद में आई, तब से उनके मैनिफेस्टो में यह था कि धारा 370 हटाना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस तरीके की सिचुएशन बनेगी जिस तरीके की सिचुएशन बीजेपी के लिए बनी, हटाने के लिए, वापस लाने के लिए? अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई के लिए रिफत, बीजेपी के लिए ये सिचुएशन उनकी मजबूरी बनी, क्योंकि यहां के असेंबली ने उसकी मंजूरी दी नहीं। यहां के असेंबली ने 370 हटाने की मंजूरी नहीं दी, तो वापस लाने के लिए आपको गवर्नर रूल और ये सब लागू नहीं करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है उन्हें पहले ही मालूम था जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, क्योंकि 19 में उनकी दूसरी हुकूमत आई, तो उन्होंने 18 से ही तैयारी की थी और ऐसा माहौल बनाया? क्या आपको लगता है कि ऐसा माहौल बना ताकि हो सके? शुरुआत उन्होंने 15 में की, जब पीडीपी और बीजेपी एक साथ हुकूमत में आए। शुरुआत तब से हुई। उनको पता था कि 19 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये हुकूमत को गिराएंगे और उसके बाद ये जो है अपनी साजिश यहाँ पे रचाएंगे। इसीलिए तो हमने बीजेपी को हुकूमत से बाहर रखने की कोशिश की। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2014-15 में पीडीपी से कहा था कि आप हमारे साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाओ। उस वक्त फिर उस हुकूमत को खतरा नहीं होता। उमर साहब, आपके मैनिफेस्टो में है 370 के बारे में जिक्र है, 35A के बारे में जिक्र है, लेकिन कांग्रेस के साथ आपकी प्री पोल अलायंस है। कांग्रेस इस मामले पे सेम पेज नहीं है, रिटर्न ऑफ स्टेट फूड पे वो सेम पेज पे है। क्या आपको लगता है कि अगर कल को कांग्रेस की हुकूमत मरकज में आती है, वो इस पेज पे आएंगे? ना, अभी तो उनकी हुकूमत है नहीं ना मरकज में। आने दीजिए, फिर बात करते हैं। क्या उनके अकेले उनकी हुकूमत होगी? क्या अलायंस की गवर्नमेंट होगी? जो हमारे उसमें ये जो हमारी तरह ये सोच रखने वाली पार्टियां हैं बाकी मुल्क में, उनका क्या रोल रहेगा उस हुकूमत में? पहले तो उस तरह की नौबत बनने दीजिए ना। वो तो अभी वो सूरत हाल अभी पैदा हुई नहीं है। लेकिन लोग तो ये सवाल पूछेंगे, तो क्या फिर ये अभी इलेक्शन का नारा है? नहीं, नारा नहीं, डुएबल, वर्केबल है क्या? हमारा फर्ज बनता है कि हम इस इशू को जिंदा रखें। हम लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम इस इशू को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन हम बार बार ये लोगों को कहते हैं कि ना, ये कल वाली बात नहीं है कि कल को हुकूमत बनेगी 8 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर को हम ये सारा जो है वापस लाएंगे। वो मुमकिन ही नहीं है और लोग जानते भी हैं। अगर मैं आज कहता तो लोगों को पता होता कि मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। हम धोखा या झूठ के बुनियाद पर लोगों से वोट नहीं मांग रहे हैं। आपने ये भी कहा कि ये जो असेंबली होगी यूटी की, ये बहुत कमज़ोर होगी, लेकिन जब ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन आपने पास किया, मेजॉरिटी के साथ पास किया, और सेंटर ने तो उसको डस्टबिन में डाला, अब आपको कैसे लगता है कि ऑटोनॉमी को अगर आपके मंशूर में रखा जाएगा तो कहीं पे बात सुनी जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? अब क्या हमेशा के लिए बीजेपी वालों का राज रहेगा दिल्ली में? क्या कांग्रेस कर पाएगी? अब वैसी हालत बनने दीजिए, फिर हम बात करेंगे ना। उम्मीद है आपको? अगर उम्मीद नहीं होती तो बात क्यों करते? राहुल गांधी आपके क्लोज फ्रेंड समझे जाते हैं। क्या आपको लगता है सियासत में फ्रेंडशिप नहीं होता? क्या आपको लगता है कि देश में उनकी मजबूरी हो सकती है इस पेज पे न आने के लिए, चाहे वो 370 हो? क्योंकि खरगे जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस सवाल को बिल्कुल अपने अंदाज से डाइवर्ट कर दिया, उन्होंने अवॉइड किया 370 के हवाले से। आप उनसे क्या सुनना चाहोगे ना? आज के दिन में जहां पूरे मुल्क में वो बीजेपी के साथ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों उनको मरवाओगे? मैं तो बेहतर समझता हूं कि फिलहाल वो इस मामले पे चुप रहें। कम से कम बीजेपी का तो वो मुकाबला कर पाएंगे। उसके बाद जब इख्तिदार में आते हैं फिर देखते हैं ना किस तरह के हालात। हालांकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर 20-30 सीट्स और होती तो कुछ लोगों को जेल जाना पड़ता। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि वो लोगों को जेल भरवाना चाहते हैं। तो हालांकि मैं अब इसमें क्या बात करूंगा, क्योंकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन चूंकि मैंने इसलिए ये सवाल पूछा, उन्होंने भी ये कोशिश की कि इस मुद्दे को वो ज़्यादा हाईलाइट करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है, और आप पे निशाना साधा गया। अपनी मैनिफेस्टो पे बात करें ना। मैं वही तो कहता हूं ना। देखिए,
बीजेपी जब कभी इलेक्शन लड़ती है तो कहती है कि डबल इंजन सरकार को वोट दो। जम्मू कश्मीर में किसी न किसी रूप में हमें पिछले 10 साल से डबल इंजन सरकार दी है, या तो मुफ्ती साहब की सूरत में, या महबूबा मुफ्ती की सूरत में, या उसके बाद जो 3 यहाँ गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। 10 साल से हमने जम्मू कश्मीर में डबल इंजन सरकार देखी। उस डबल इंजन सरकार का मुझे जरा एक फायदा लोगों को बताएं। इसीलिए तो बीजेपी वाले हमारे मंशूर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो खानदान की बात करते हैं, क्योंकि उनका अपना दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अगर बीजेपी ने इतना तूफान किया होता, मुझे बताइए ना, अब आधे से ज्यादा सीटें कश्मीर में वो लड़ क्यों नहीं रहे हैं? वो दूसरों के पीछे छुप के ये इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ हासिल ही नहीं किया यहाँ पे लोगों के लिए। बात करेंगे इंजीनियर रशीद से मुतल्लिक, चूंकि जब पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए, तो आप भी बहुत ही मोहतात अंदाज में स्टेटमेंट्स दे रहे थे। उनको उनकी किसी भी चीज़ को अपोज नहीं करते थे क्योंकि वो जेल में थे। लेकिन आजकल आप खुल के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि आपने अब तो कैदी रहे नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये चेंज क्यों हुई स्टांस में? क्योंकि उनका स्टांस चेंज हुआ। जहां इलेक्शन से पहले उनके भाई ने मुझे अप्रोच करके कहा कि हम आपके इलेक्शन में मदद करना चाहते हैं, और मैंने उस वक्त उनके मदद को कहा कि मत दीजिए, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब के लिए ये लोग जो हैं जेल में हालात जो है बहुत मुश्किल करेंगे। मुझे क्या मालूम था कि इनकी तार कहाँ जुड़ी हुई है? ये तो अब साबित हुआ जब मेरे खिलाफ इन्होंने दूसरे जेल के किसी को लाके इलेक्शन लड़वाया। अब मुझे पता चल रहा है कि ये जेल से लोग लाए जा रहे हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए, एक सोची समझी साजिश के तहत। ये कोई मामूली बात नहीं है ना, कि जेल से लोग आते हैं मेरे खिलाफ लड़ने के लिए। नहीं तो बताइए ना, अब ये सर्जन बरकती का गांदरबल से क्या लेना देना? क्यों हो रहा है आपके खिलाफ ये? अब कौन कर रहा है? क्योंकि ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को पसंद नहीं करते। तो क्या उनको लगता है कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से आपको साफ पता चला। मैनिफेस्टो की अगर जिक्र होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क़यादत की अगर जिक्र होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की। इसीलिए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे इस तरह टूट टूट के पड़े हुए हैं। इंजीनियर रशीद ने एक स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि अगर आप उनके साथ तिहाड़ जेल तक आएंगे, सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, और आपने भी रिप्लाई किया, आपने कहा कि अगर वो चाहते हैं तो आप उनके साथ जेल तक जाएंगे और वो यहाँ पे मैदान छोड़ दें। हाँ। लेकिन लोग ये समझते हैं कि क्या फिर उमर साहब लोगों को जेल जाने के लिए खुश हैं? नहीं मतलब ना, लोग अगर कहाँ हूँ? इंजीनियर ने कहा, मैं इंजीनियर को जेल में देख के कहाँ खुश हूँ ना। अब अगर मैं खुश होता, मैं उसके भाई को पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कहता कि खुलेआम आओ और मेरी मदद करो। मैं उससे कहता कि मेरे हक में बयान दो। मैं अगर इस बात से खुश होता कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं, मैं उनकी मदद लेता इलेक्शन में। नहीं किया, क्योंकि मैं इंजीनियर रशीद के लिए इलेक्शन में मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद साहब के कॉल और फेल में फ़र्क है। वो कहते एक चीज़ है, करते एक और हैं। लेकिन अब मैं इंजीनियर रशीद साहब को जेल में नहीं देखना चाहता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ जो है एक झूठा केस है, लेकिन आप मानते हैं? मैं मानता हूं, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ गवाही किसने दी? सबूत किसने दिया? वो कौन शख्स है जिसने कहा कि मैंने इंजीनियर रशीद साहब को लिफाफा पकड़ते हुए देखा? क्या वो इंजीनियर रशीद साहब के आसपास कहीं घूम तो नहीं रहे इन दिनों? और अगर घूम रहे हैं तो कैसे? मुझे बताइए ना। इंजीनियर रशीद साहब आज तकरीरों में कहते हैं कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ हैं। वो कहते हैं कि वो यासीन मलिक साहब के लिए, शबीर शाह साहब के लिए, ये बाकी कैदियों के लिए लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो शख्स हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बोर्ड उतारता है, जो शख्स बार बार मीडिया को बयान देता है कि यासीन मलिक को फांसी लगनी चाहिए, इंजीनियर रशीद साहब उनको गले लगता है। तो मुझे बताइए ना, मैं किस चीज़ को सच मानूं, उनके बयान को या उनके गले लगने को? इंजीनियर रशीद साहब कहते हैं कि मैं मोदी साहब के नए कश्मीर के नारे को जो है गलत साबित करना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है, करिए। लेकिन मैंडेट उन लोगों को दिए हैं जिन्होंने 5 साल यहां सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब का नया कश्मीर का नारा चलाया है। आप कितने लोगों के नाम मुझसे सुनना चाहते हैं जो नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, साउथ कश्मीर से आज इंजीनियर रशीद साहब की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने 5 साल सिर्फ और सिर्फ यहां सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंडा चलाया है? लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब के अगर कॉल और फेल में फर्क है तो उसका कसूर मेरा कहां है? लेकिन वो आप एक इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जब धारा 370 हटाया गया, 35 ए हटाया गया, ना ही उमर साहब सड़कों पे आ गए और ना ही महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया। अगर उन्होंने लाल चौक में प्रोटेस्ट किया हम क्या प्रोटेस्ट करते? अब मैं उसको क्या याद दिलाऊं ना। हम यहाँ गेस्ट हाउस में बंद थे, मैं और महबूबा एक ही गेस्ट हाउस में, यहाँ हरी निवास में।
उन्होंने कहा कि इन पे सब पे 3 करोड़ रुपए का खर्चा आया खाने पीने का, वो मजे कर रहे थे और इंजीनियर रशीद जेल में थे। इंजीनियर रशीद साहब पहले ये बताया ना, इलेक्शन पे उसका खर्चे का कहां से आ रहा है? उसने तो बयान के जरिए कहा कि मैंने अपने खानदान को 5,000 रुपए महीने जो मैंने कमाए जेल में वो भेजे अपने गुजारे के लिए। ये बताना भूल गए कि एमएलए का पेंशन अभी भी वो ले रहा है। लेकिन वो छोड़ दीजिए, जो 35 उम्मीदवार उसने मैदान में उतारे हैं उनका खर्चा कहां से आ रहा है? क्या इंजीनियर रशीद इन इलेक्शंस में भी आपके लिए थ्रेट हो सकता है? ना, जो आदमी बीजेपी की मदद करने से इनकार नहीं करता वो कहां थ्रेट होगा ना। आज भी इंजीनियर रशीद साहब इस चीज को खुलेआम कहने के लिए तैयार नहीं है कि इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। बार बार उनसे पूछा जाता है, वो गोलमोल जवाब दे देते हैं। मैं कहता हूं ना, खड़े होकर लाल चौक में कुरान हाथ में रख के कहे कि किसी भी सूरत में इलेक्शन के बाद वो बीजेपी की मदद नहीं करेंगे, मैं भी देखूं। आप चाहते हैं कि अगर वो कुरान पे हल्फ लें तो आप मानेंगे कि वो बीजेपी को फिर सपोर्ट नहीं करेंगे? हाँ, उस पे हम देखेंगे कि इंजीनियर रशीद का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जहां तक इंजीनियर रशीद की बात है, अब छोड़िए इंजीनियर रशीद को ना, क्योंकि उनको यहाँ लोगों का और कोई मुद्दा नहीं है। काफी सारे मुद्दे हैं, क्योंकि 5.25 लाख वोट्स उनको मिले और आप उनके मद्दे मुकाबिल हार गए। तो अगर आपको याद होगा, जब पोलिंग हो रही थी तो तब भी मैंने एक बात आपसे की थी कि जो वोट ऐड हो गया, क्योंकि काफी सारे लोग बाइकॉट के साथ थे और नया वोटर ऐड भी नहीं हो रहा था। और क्योंकि 2014 में पहले इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 19 में भी हुए, तो तब से आज तक और वोटर्स भी एलिजिबल हो गए। एक तो वो वोटर जो अभी तक बाइकॉट के साथ था और दूसरा जो अब एलिजिबल हो गए। क्या ऐसा लगा उस टाइम के वो जो वोट है वो इंजीनियर रशीद के खाते में चला गया? इस बार क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार भी वो उनके खाते में जा सकता है, उनके कैंडिडेट्स के खाते में भी? आपको पोलिंग तक तो ये नजर नहीं आया, पोलिंग के दौरान आपको ये नजर आया? बिल्कुल, जब पोलिंग हो रही थी, पोलिंग से पहले किसी को ये वेव नजर नहीं आई ना। आज देखते हैं पोलिंग में क्या होता है। कुछ ऐसा लगता है या उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि मुकाबला करना है? हमने अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस बार हम इंजीनियर रशीद को लेकर खामोश नहीं बैठेंगे। हमें मालूम है कि उनको यहाँ भेजा गया है वोटों को तकसीम करने के लिए। तो मुझे बताइए ना, यूएपीए के तहत किसको बेल मिलता है ना? किसको ना? उन्होंने तो पीडीपी के एक यंग लीडर के बारे में कहा कि उनको भी बेल मिली। यही तो है ना। और दोनों आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं, दोनों। अब तो महबूबा मुफ्ती भी खुल के आपको निशाना बना रही है, पहले तो नहीं बना रही थी। क्या आपको नहीं ना, इन्होंने तो जब से वो तो, लेकिन आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी भी सूरत में आपने उनको सपोर्ट नहीं किया, ना गुपकार अलायंस में, ना इन इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में। वो तो ये कह रहे थे कि वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अगर आप खुले दिल से उनके साथ जाते। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करना बंद कब किया? जब से जिस नौजवान की आपने जिक्र की वो बाहर आया, उसने सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। उसकी पहली तकरीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ थी। जब कभी पीडीपी का रेजिंग डे हुआ, पीएजीडी में रहने के बावजूद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। जब कभी सोशल मीडिया पे उनको किसी को निशाना बनाना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आज जबकि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पीडीपी हमारे खिलाफ लड़ रही है। आप हमारी तकरीरें देखिए, शायद ही कहीं पीडीपी का जिक्र होता है 1 मिनट के लिए। हम अपनी बात बीजेपी और उनकी साजिशों के बारे में करते हैं। पीडीपी का निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कल अगर आपको पीडीपी की जरूरत पड़ती है पोस्ट पोल अलायंस में, क्या आप इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी। महबूब मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती तो खुल के कह रही है कि दे आर द किंग मेकर्स। दैट्स बिकॉज दे आर लूजिंग। किंग मेकर वही होता है जो इलेक्शन हारता है। किंग मेकर वही होता है जो इलेक्शन हारता है। इन्होंने पहले ही हार तस्लीम की। मैं आज किंग मेकर नहीं बनने के लिए तैयार हूं। इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी। हमारे अलायंस का हम किंग विंग नहीं बनते ना। हम किंग विंग नहीं बनते, वजीर आला बनने के लिए तैयार हैं। हम किंग विंग नहीं बनते। यहाँ लोगों की हुकूमत बनती है ना, आप किंग नहीं बनते। किंग को यहाँ से हो सकता है ये लग रहा हो कि किंग के खिलाफ भी हमारी तंजीम नहीं मुहिम चलाई। हम किंग नहीं बनते, किंग वो लोग बनते हैं। टर्म दूसरी थी, चूंकि उन्होंने ये ऐसी टर्म है वो जाके किंग बनाए, हम किंग नहीं बनाते। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी वो आ सकते हैं पोस्ट पोल में? वो नौबत नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपने ये भी आज कहा कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वो तो 2014 में भी गए बीजेपी के खिलाफ वोट मांगने के बाद। जगह जगह 2014 में उनका नारा क्या था? बीजेपी को रोकने के लिए पीडीपी लाना जरूरी है। फिर क्या किया? बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए ना, एक बार नहीं 2 बार। इस बात के बावजूद कि हम उनके साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। आपकी अलायंस ये अब कोई मतलब इतनी पुरानी बात भी नहीं है ना।
लोगों को आज भी याद है। आपकी अलायंस कांग्रेस के साथ है और प्री पोल अलायंस है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि पोस्ट पोल अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जा सकती है अगर जरूरत पड़ी? किस लिए ना, हमारे प्री पोल, इसीलिए तो हमने प्री पोल अलायंस किया, तो यही ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ बीजेपी का ऑप्शन नहीं है। बट यू आर नॉट बाउंड। We have a pre-poll alliance. We have a pre-poll alliance. हमने कम से कम हिम्मत करके pre-poll alliance किया ना। तो मान लीजिए कि कोई ऐसी मान लीजिए अगर ऐसी कोई इक्वेशन, वो नौबत नहीं आएगी। आप क्लियरली कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ नौबत नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी या कभी नहीं जाएंगे? वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आपने इंजीनियर रशीद के बारे में भी ये कहा कि वो कभी ये कसम खाएं कि वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या आप भी ये कहते हैं कि आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे? हमने बीजेपी के लिए कोई दरवाजा खुला रखा ही नहीं, इसलिए तो हमने प्री पोल अलायंस किया। Your doors are closed for BJP. We have a pre-poll alliance with the Congress. What more do you want? That is, our pre-poll alliance was to show that we are not allies or future allies of the BJP. हालांकि आज भी आपने कहा, कुलगाम में शायद ये कहा कि आप जब मिनिस्टर थे, चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी और एनडीए की गवर्नमेंट, सॉरी मतलब एनडीए की गवर्नमेंट थी, बीजेपी वाज आल्सो देयर, तो उसमें चूंकि हमेशा आप ये कह रहे हैं कि वाजपेयी जी का दौर था, आप हमेशा वाजपेयी जी की ही मिसाल देते हैं, लेकिन जब ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन आपने पास किया वो भी तो उसी दौर में था जब वो रिजेक्ट हुआ, तो तब कैसे वाजपेयी जी ठीक है? ना ठीक है ना, अब नहीं हुआ हमारा वो एक्सेप्ट, हालात ऐसे थे, हालांकि बातचीत चल रही थी, उन्होंने कमेटी बिठाई अरुण जेटली साहब के हवाले से, लेकिन फिर हमारी हुकूमत रही नहीं तो हम इस चीज़ को परस्यू करते रहते। उन्होंने कैबिनेट में रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद अरुण जेटली साहब को तैनात किया डायलॉग के लिए, हमारी बातचीत चल रही थी ऑटोनॉमी को लेके। मतलब ऑटोनॉमी पे वो सॉफ्ट थे? ऑटोनॉमी पे उन्होंने अरुण जेटली साहब को रखा था बातचीत करने के लिए, ये हकीकत है, इट्स अ फैक्ट, यू कांट डिनाई दिस फैक्ट। उसके बाद हमारी हुकूमत नहीं रही, तो परस्यू भी नहीं कर पाए हम। जब हुकूमत नहीं थी तो हम क्या परस्यू करते ना? पुराना रेजोल्यूशन पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत आई, हम क्या परस्यू करते? ये जो जंग है, ये फिलहाल जो अलायंस है, खासतौर से जो इंडिया गठबंधन की अलायंस हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि सीपीआईएम भी यहाँ पे इस अलायंस में है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला सीधे बीजेपी के साथ है। अब 8 तारीख को पता चल पाएगा कि लोगों ने किसके हक में फैसला सुनाया और अगली सरकार किसकी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब बात करने के लिए। शुक्रिया रिफत। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।